उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की और योगी ने पीएम मोदी को ट्रंप की तरह वैश्विक नेता बताया। आज के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के श्री डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जैसे भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां की सरकार कार्य कर रही है, वैसे ही अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार भी कार्य करेगी। यानी विश्व मंच पर भारत का गौरव रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाथ में पिस्तौल लेकर पहुंचे एक लड़के ने वहां पहले से खड़े एक आदमी के सर में पीछे से गोली मार दी। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और जख्मी हालत में आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 2 आरोपी नजर आ रहे हैं। दोनों जैसे ही वहां पर खड़े 3 लोगों के करीब पहुंचे, एक आरोपी ने उन लोगों में से एक आदमी के सिर पर गोली मार दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। उसे गिरता देख वहां खड़े दूसरे लोग भाग खड़े हुए। आरोपियों के फरार होने के बाद कुछ लोग उस आदमी के पास पहुंचे। मारा गया आदमी का नाम नीरज बताया जा रहा है, जो कि पेशे से ठेकेदार है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। उसको हॉस्पिटल लाया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में तफ्तीश जारी है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ये मामला है? कौन ये लोग थे? क्यों आखिर उस शख्स को मारा गया? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरेआम, जहां पर एक शख्स का मर्डर कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी ऑन द रोड के लेखक रुचि शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुकाबला काफी कड़ा है, क्योंकि विपक्ष के एकजुट होने से किसी भी नेता को बड़ी चुनौती मिलती है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज़ का क्लेम है कि जॉबलेस ग्रोथ है, नौकरियां नहीं हैं, और गवर्नमेंट का क्लेम है कि नौकरियां हैं और तेज़ रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। तो ये आपने जब अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था नवंबर में स्टेट इलेक्शंस के पहले, ये कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लोगों से बात करें। पर इस कंट्री में मुझे लगता है कि लोग कभी खुश नहीं होते डेवलपमेंट के इशू पे, बिकॉज़ यहाँ पर सरकार से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और सरकार की जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो बहुत कमज़ोर है। तो एक बड़ा थीम किताब में है मेरा ब्रोकन स्टेट का, दैट इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है वो एकदम टूटा हुआ है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, फॉरेन निवेश की बात करें या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात करें, तो वो किस प्रकार से देख रहे हैं अगला इलेक्शन? एक माना जा रहा है कि अगर कोalition सरकार होगी तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, और जिस प्रकार की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उस प्रकार का डेवलपमेंट हम नहीं देख पाएंगे। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्या एम्पिरिकल एविडेंस है? फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं इन जनरल, इनका इंडियन पॉलिटिक्स का एनालिसिस काफ़ी वीक रहता है, और इसलिए मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि ये जो मेरे इलेक्शन ट्रिप हैं, हमने इसको शुरू करा था पहले 1998 में पहला इलेक्शन ट्रिप, और मैं किताब में लिखता हूँ कि हमने क्यों करा था। मैंने इसलिए किया था कि 1996 में जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर एक इन्वेस्टर जैसे शुरू किया था, तो वहाँ पर सब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। इनको लगा था कि नरसिम्हा राव ने इतना सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है इस कंट्री के लिए, तो नरसिम्हा राव तो इलेक्शन जीतेंगे। और 1996 जब नरसिम्हा राव इलेक्शन हारे तो उनको काफ़ी बड़ा शॉक मिला कि ये कैसे हार गए। तो इसलिए 1998 में मैंने ये ट्रिप शुरू करे कि हम जाके देखें कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या बोलते हैं। पर उसके बाद से मुझे ये हमेशा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स इन जनरल इनका एनालिसिस रहता है इंडियन पॉलिटिक्स पे, ये हमेशा रॉन्ग रहता है।
तो आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कोalitions की बात करें, ऑपोजिशन यूनिटी की बात करें, और जिस प्रकार से 2014 में एक नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली स्वीप किया था बीजेपी ने, तो स्टेटिस्टिकली कटौती का अनुमान है। इस सब के चलते हुए 2019 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? मैंने एक साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था दैट मोदी का अभी जीतना मुझे लग रहा है कि 50-50 हो गया है। जब मैंने वो स्टेटमेंट दिया था एक साल पहले तो उस पर मुझे बहुत आलोचना हुई थी कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोगों को लगा था कि अब वन साइडेड, कि ये 2019 का तो डिसाइडेड है, अब 2024 की बात करते हैं। मेरा ये मानना था कि अगर ऑपोजिशन एक साथ हो जाए तब कोई भी कितना स्ट्रॉन्ग लीडर हो उसके लिए हमेशा ट्रबल रहती है। और आज भी मेरा ये मानना है दैट सारे सिनारियो अभी पॉसिबल हैं। मोदी जी फिर भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि बीजेपी की सीट इतनी कम हो कि कोई और लीडर आ जाए बीजेपी में, ये भी हो सकता है कि ऑपोजिशन के साथ कोई आ जाए। तो मेरे ख्याल से अभी सारे सिनारियो ओपन हैं। जब हम जाते हैं और वोटर से बात करते हैं तभी थोड़ी फीलिंग आती है कि क्या होने वाला है। और इसमें मेरा कॉन्फिडेंस इतना इसलिए हाई है कि हमने 27 इलेक्शन ट्रिप करे हैं। उन 27 इलेक्शन ट्रिप्स में से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ एक बार को छोड़ के, राजस्थान में जैसे मैंने लिखा है 2003 में जब अशोक गहलोत हारे थे, सिर्फ वो चुनाव छोड़ के सारे जो और 27 इलेक्शन ट्रिप रहे हैं, हमारा जो अनुमान रहा है, ग्रुप का अनुमान, वो ज़्यादातर सही रहा है। रुचिर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपके 28वें ट्रिप के बाद भी आपसे बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।